बीजेपी का मिशन 2024 शुरू हो चुका है। बीजेपी ने डंका बजाया पूरे भारत में मिशन 2024 का जीतने के लिए पूरे देश को 4 भागों में बांटा और 4 तरह की रणनीति बनाई है। मैं राजू सिंह सोलंकी, मेरे साथ शाहीन खान, विकासशील भारत के लिए। जी हाँ, हम बता दें बीजेपी ने क्या रणनीति बनाई है। पूरे देश को 4 भागों में बांट करके पहला हिंदी पट्टी, जहाँ हिंदी बोली जाती है, जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश आते हैं। 10 राज्य हैं, करीब 220 सीट आती हैं और बीजेपी को इसमें 177 यानी 177 सीटों पर पिछली बार जीत प्राप्त हुई थी। 2019 की जीत को दोहराने के लिए क्या क्या मुद्दे रखेगी बीजेपी, बताएंगे शाहीन खान। बिल्कुल सर, हिंदी पट्टी में अगर बात करें तो हिंदुत्व सबसे ज्यादा हावी रहने वाला है और भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश रहेगी कि वही पुराने मुद्दे 370 यूसीसी और सर जिस तरीके से ट्रिपल तलाक पे भाजपा ने काम किया था, ऐसे बड़े मुद्दे और खासतौर से राम मंदिर मुद्दे, ये तमाम मुद्दे लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जनता के बीच जाएगी और पूरी तरीके से वोटों को लुभाने की कोशिश करेगी। यह बता दें आपको 10 राज्य आते हैं हिंदी पट्टी में, 10 राज्य आते हैं। अच्छी तरह से पता होगी आपको राज्यों के बारे में, 10 राज्य, और इसमें कम से कम बता दूं आपको 220 सीट आती हैं। 220 सीटों में से 177 बीजेपी जीत चुकी है पहले ही। तो ये संख्या रहेगी बढ़ाने के लिए, इसमें मैक्सिमम संख्या नहीं, क्योंकि राजस्थान में देखा होगा हमने पूरी सीट बीजेपी के पास है, मध्य प्रदेश में पूरी सीटें बीजेपी के पास हैं, उत्तराखंड में सारी सीटें बीजेपी के पास हैं, हिमाचल में बीजेपी के पास है, हरियाणा में ज्यादातर सीटें बीजेपी के पास हैं। तो हिंदी पट्टी में ज्यादातर सीटें बीजेपी जीत चुकी है, किंतु रणनीति ये रहने वाली है हिंदी पट्टी में कि वोटों का जो अंतर है, जीत का अंतर कैसे बढ़ाया जाए। पूरा यही फोकस रहने वाला है। 220 सीटों पर 177 सीटें जीतने के बाद की संख्या बढ़ाई जाए और अंतर भी बढ़ाया जाए। नंबर 2 आता है पूर्वोत्तर राज्य, साथ में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा को भी जोड़ दें यहाँ पर हम, तो 8 राज्य आते हैं। 8 राज्यों में 88 सीटें आती हैं। 8 राज्य आते हैं, 88 सीटें आती है। इसमें 88 सीटों की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा जो एजेंडा रहने वाला इनका इरा ऑफ डेवलपमेंट। जी, डेवलपमेंट की बात बताएंगे शाहीन खान। बिल्कुल, 2014 से अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी लगातार सर विकास की बात करती रही है और उसने पूरी रणनीति ऐसी बनाई है कि कुछ स्टेट्स में जाकर के विकास की बातें की जाएगी, जिसमें पूर्वात्तर के सारे जो स्टेट्स आते हैं और उसमें सिर्फ विकास की बात करें। जिस तरीके से वंदे भारत एक तरीके से रेलवे की पूरी देन जो है प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं, वहीं रोड्स कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं जिससे देश को जोड़ा जा सके, राज्यों को जोड़ा जा सके, और इसी बात को लगातार भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में रखने वाली है। साथ में नियुक्ति पत्र बांटने की बात है, उस तरह की नौकरी भी दे रहे हैं। ये पूर्वोत्तर में, खासतौर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में, क्योंकि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बीजेपी को एक्सटेंड करने के लिए, सीटें बढ़ाने के लिए बहुत सारा मार्जिन है, सीट गैप है, जो आगे बताएंगे आपको। हालांकि सर ममता बनर्जी वहां पर अच्छे से अपना कब्जा बना के बैठी है और काफी मुश्किल भारतीय जनता पार्टी के लिए रहने वाली उनके होते हुए। साथ में उड़ीसा में पटनायक के जो नवीन पटनायक, वो भी अपना पूरा दमखम दिखाएंगे। और साथ में पूर्वोत्तर राज्यों में जो आजकल खासतौर मिजोरम में इस तरह की हिंसा घटनाएं हो रही हैं और वहां पर जो परेशानी चल रही है, उसको देखते हुए बीजेपी की थोड़ा सा मुश्किल रास्ता अवश्य दिखाई देता है। मणिपुर की तीसरी बात करें, तीसरे जो स्ट्रेटजी है वो दक्षिण भारत की। ये अच्छी तरह पता होगी, दक्षिण भारत में बीजेपी कमजोर है, काफी कमजोर है। अभी जो कर्नाटक में इलेक्शन हुए उससे साबित होता है कि बीजेपी को बहुत कुछ आगे करना है। तो कर्नाटक की बात करें तो संस्कृति उनका मुद्दा रहेगा। 5 राज्य आते हैं, 130 सीटें बीजेपी की टोटल सीटें। बीजेपी चाहेगी 130 सीटों में से मैक्सिमम सीटें तो नहीं ले सकती, किंतु 25 से 50 सीटें बीजेपी दक्षिण में अपना बढ़ाए। मुद्दा क्या रहेंगी? लेकिन सर कर्नाटक में जिस तरीके से हमने देखा कि वहां पे धर्मांतरण और जो मूवी आई थी उसके जरिए कोशिश की गई थी कि धर्मांतरण के मुद्दे को भुनाया जा सके और साथ ही तुष्टीकरण की राजनीति भी भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे करने की कोशिश की। लेकिन हमने सबने रिजल्ट देखे कि किस तरीके से कर्नाटक में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में कोशिश पूरी वही रहेगी, लेकिन रिजल्ट कुछ और कहेंगे। देखिए, तमिलनाडु में बीजेपी बहुत कमजोर है, आपको बताइए, किंतु बीजेपी की कोशिश है कहीं ना कहीं छोटे दलों को मिला करके वहाँ की भाषाई संस्कृति है जो उसको जोड़ करके, जैसे पार्लियामेंट उद्घाटन में वहाँ के ब्राह्मणों को बुलाया गया था, उससे लगता है कि तमिलनाडु में बीजेपी चाहेगी कि उसका अच्छा खासा खाता खुले। कर्नाटक में तो उनकी सीटें हैं और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। केरल में खाता खोलने का प्रयास करेगी। आंध्र प्रदेश के दोनों, तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश हो, वहां पूरा प्रयास करेगी। जैसे बताया हमने आपको, वहां पर 130 सीटों पर बीजेपी कम से कम 25 से 50 सीटें जीतने का प्रयास करेगी और मतलब कोशिश करेगी कैसे भी कैसे वहां पर उनका अच्छे खासा मार्जिन जो हिंदी पट्टी में कमजोर होता है तो वहां पर बढ़ सके। जी, चौथे राज्य की बात करेंगे। चौथा जो उन्होंने अपना जो भारत को अपने विभाग में बांटा है वह शेष राज्य, यानी गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र और जे.एंड.के।
गुजरात के बारे में तो बताएंगे शाहीन खान। सर देखिए, गुजरात तो उनका गढ़ माना जाता है और जिस तरीके से पूरा गुजरात का मॉडल रख के वो पूरे देश में आई है भारतीय जनता पार्टी, वो सभी हम लोग जानते हैं। तो एक बार फिर वहां पर विकास की बात करते हुए गुजरात में अपना डंका बजाने की कोशिश की जाएगी। और बात करते हैं सर पंजाब की, तो अकाली दल और जिस तरीके से वहां पे छोटे दलों को मिलाएंगे और खालिस्तान जैसे मुद्दे को बुना करके कि देखिए वहां पर लोग खालिस्तान बनाना चाहते हैं और तमाम देशवासियों को ये दिखा करके भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपने वोट्स बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगी। बात आती है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में पिछले 5 साल में फडणवीस की सरकार थी, इस समय उप मुख्यमंत्री बना करके और शिवसेना तोड़ करके दोबारा सरकार बनाई है 2.5 साल बाद में। तो वहां पर कुछ ऐसा समाचार सुनने में आ रहे हैं, छन छन के समाचार आ रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को दोबारा बीजेपी अपने साथ जोड़े और उनके साथ सहानुभूति बनी हुई है कि मेरे साथ गद्दारी हुई है, बार बार कहते हैं मेरे पीठ पे छुरा भोंक दिया है। तो महाराष्ट्र में किसी प्रकार से कैसे भी करके जो महाअघाड़ी बना है तोड़ करके उद्धव ठाकरे गुट को भी या तो राजीनामा करें या उसके साथ भी लोकसभा चुनाव में साथ उतरें, ऐसी बीजेपी कोशिश रहेगी जिससे कि जो मार्जिन है वो बढ़ सके। और सर एनसीपी पे तो पहले से ही कोशिश की जा रही है, शरद पवार को जोड़ने की कोशिश, तोड़ करके अपनी एक खेमे में लाने की कोशिश लंबे समय से चल रही है। लेकिन आने वाले समय ही बताएगा कि कौन किधर जाने वाला है और किसको नुकसान किसको फायदा होने वाला है। कई बार बता सके राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता और कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। जी, जेएनके के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, जेएनके में सर हाल फिलहाल में हम गए थे। अगर जेएनके की बात करें तो सर वहां पर भी जिस तरीके से बैक टू बैक एक डेवलपमेंट की लहर दी गई है वहां के लोगों को, तो कहना ये आसान मतलब मुश्किल नहीं होगी बात कि वहां पर भी एक बार विकास की बात करते हुए जो वोटर्स उनको लुभाने की कोशिश की जाएगी। सर बहुत ज्यादा विकास का काम हो रहा है, हालांकि जो योजना है वो पुरानी है लेकिन उनको लागू बहुत तेजी से किया जा रहा है। टनल बनाई जा रही है, काफी ब्रॉड रोड्स बनाए जा रहे हैं ताकि जो स्टेट को बाकी स्टेट से जोड़ा जा सके। मेन चीज क्या है, वहां पर जो फल होते हैं, सेब हो चाहे अखरोट हो या बादाम हो, कोई भी हो, आसानी से उसका पूरे राष्ट्र में भेजा जा सके। आदान प्रदान यानी कहे मतलब कोई जो वहाँ फसल नहीं होती, सब्जी नहीं होती, कोई वो चीजें वहाँ भेजी जा सके, समय ना लगे, खराब ना हो। इसके लिए जो विकास का मॉडल पेश करेंगे, चाहे वो रोड का हो, चाहे वो एयरपोर्ट का हो, चाहे वो रेलवे का हो, हर तरह का विकास प्रयास किया जाएगा। बीजेपी के द्वारा दिखाया जाएगा कि वहां पे जेएनके में उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल सके, क्योंकि विपक्ष बटा हुआ है, चाहे कांग्रेस हो, एनसीपी हो, महबूबा हो, सब लोग बटे हुए हैं, सभी लोग बटे हुए हैं और सभी की राजनीति की जो पूरी रणनीति है वो अलग है। उधर प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरीके से सर विकास का मुद्दा वहां पर जो है भुनाने वाले हैं। अब आपको बता दें सबसे ज्यादा बीजेपी फोकस कहाँ रहने वाला है। ये पूरे भारतवर्ष में कौन से वो स्टेट है जहाँ बीजेपी अपना पूरा दमखम लगाएगी, उनमें सबसे ज्यादा गुंजाइश है एक्सटेंड करने की, सीटें बढ़ाने की। मैंने बताया कि राजस्थान में पूरी, मध्य प्रदेश में पूरी, यूपी में करीब करीब पूरी, उत्तराखंड में पूरी, हिमाचल में पूरी सीटें, तो वहाँ बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है। पर वोट में बढ़ाएंगे तो सीटें कहाँ बढ़ सकती है। जैसे पश्चिम बंगाल में 18 सीटें हैं, ममता दीदी उससे कहीं आगे हैं, तो वहाँ प्रयास करेंगे कि वो 18 सीट से कहीं आगे बढ़े और उस आंकड़ा इतना बढ़े कि वो 303 का जो आंकड़ा 350 जाने वाली बात करते हैं वो छू सके। नंबर 2 पे आता है उड़ीसा में इनके पास बहुत गुंजाइश, सभी 8 सीटें हैं और बढ़ाने के लिए नवीन पटनायक को कहीं टक्कर देनी पड़ेगी, कांग्रेस को कहीं बेदखल करना पड़ेगा। साथ ही बिहार, आपने देखा होगा अभी कुछ गृहमंत्री गए थे बिहार में। बिल्कुल सर, राजनीति का घमासान बिहार में बहुत तेज हो चुका है। उधर नीतीश कुमार पूरी तैयारी में है और इधर भारतीय जनता पार्टी लगातार बड़े बड़े नेता वहां पर जा रहे हैं। सर नीतीश, हमने देखा अमित शाह गए हैं, जेपी नड्डा, तमाम जो पीएम होकर के आए, तो कोशिश है कि सर वहां की सीट जो है इसी तरीके से बढ़ाई जाए। पिछली बार जेडीयू और बीजेपी मिलकर लड़े थे तो आधी सीटें मिली थी करीब, लेकिन इस बार जेडीयू आरजेडी के साथ है, ना कोई दोस्त नहीं होता परमानेंट। पहले वो तोड़ के जेडीयू बीजेपी में आए थे, इस बार बीजेपी के साथ जेडीयू चले गए, वो जेडीयू और आरजेडी मिल गई है, तो दोनों मिलकर लड़ेंगे। उनका जो ओबीसी का वोट फैक्टर है वो कहीं बीजेपी के सवर्ण वोट फैक्टर से ऊपर निकल जाए, उसको बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। समस्या एक और है, बीजेपी के पास में कोई बड़ा बिहार में मुद्दा भी नहीं है और कोई बड़ा नेता भी नहीं है। इसके बारे में क्या कहेंगे? मुद्दे सर वही है कि जिस तरीके से हमने पिछले दिनों भी सुना था 370, लगातार वही मुद्दे भुनाने जो 2014 से चल रहे, 2014 से 2024 तक उन्हीं मुद्दों पर बात की जा रही है। तो ऐसे में जनता काफी सक्रिय नजर आने वाली है जनता को, क्योंकि सब कुछ पता है कि किस तरीके से पहले भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी मिलकर के सरकार चलाते थे, फिर आरजेडी के साथ उनका वापिस आना हुआ, तो जनता काफी कुछ देख रही है। जनता की सक्रियता के बारे में बता दो, आपने कहा शाहीन कि जो उड़ीसा में 8 सीट आई है ना, उड़ीसा के बारे में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ हुआ था, एक दिन हुआ था। जनता ने लोकसभा में वोट बीजेपी को दिया, किंतु विधानसभा में पूरा नवीन पटनायक को दिया उन्होंने। जनता सक्रिय है, जनता समझती है, जनता को अपना पता है कि कहाँ वोट देना है, सोच समझ के देती है। अब बात करते हैं जहाँ बीजेपी कमजोर है,
उसमें क्या लक्ष्य रखा बीजेपी ने, जैसे कि तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, इसमें बीजेपी की कोशिश है कम से कम 20 और अधिकतम 50 सीटें इनकी मिलनी चाहिए तीनों स्टेटों से। तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सर, जैसे कि तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तो मैं इसमें कर्नाटक में जोड़ दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल सर, साउथ के ये एरियाज आते हैं, साउथ की जी। स्टेट हैं, और साउथ में जिस तरीके से हमने पहले कहा कि कोशिश रहेगी कि थोड़ा सा वहाँ पे जो है तुष्टीकरण किया जा सके, धर्मांतरण पर जैसे मुद्दों को बुनाया जा सके, और साथ ही जो उनकी संस्कृति है, क्योंकि हमने आपने भी भाषा और संस्कृति दोनों की बिल्कुल बात भाषा करते और हैं। संस्कृति आपने जिक्र क्षेत्रीय किया, अस्मिता है जो उनकी। बिल्कुल आपने जिक्र किया जिस तरीके से नए संसद भवन में जी, किस जी। तरीके से हमने तस्वीरें देखी, तो वही कोशिश यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी की खुद निजी तौर पर रहने वाली है कि लोगों को जोड़ सके कि देखिए वो उनकी संस्कृति और भाषा के बारे में सोच रहे हैं, और लोग भावुक होकर जी बढ़ावा दे रहे हैं, और लोग जो है कहीं ना कहीं भावुक रूप से अपने आप को वहां पे जुड़े पाएंगे, वोट में कन्वर्ट कर सके। चलते चलते आपको ये बता दें, हमने बताया कि मतलब पूरे देश में बीजेपी पूरे 4 भागों में बांटना चाहती है। हिंदी पट्टी, जिसमें कि आपको बताया कि 10 राज्य आते हैं, 220 सीट आती है। दूसरा पूर्वोत्तर राज्य, जिसमें कि 8 राज्य आते हैं, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को जोड़ दें, ये 88 सीट आती है। दक्षिण की बात करें तो 5 राज्य आते हैं, 130 सीट आती है, और बाकी राज्य गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, इसके लिए अलग राजनीति रहेगी। साथ ही ये बता दें, इसको सही रूप देने के लिए इसमें क्या क्या और अच्छी तरीके से बीजेपी कर सकती है। शायद बहुत जल्दी अभी विस्तार होने वाला है दोबारा से कैबिनेट का, यानी नए मंत्री आ सकते हैं और पुराने मंत्री की छुट्टी हो सकती है। इसमें अलग वीडियो बनाएंगे कि तो शायद इसी का जो इन्होंने मिशन बनाया है बीजेपी ने 2024 का 4 भागों बांट करके जो रणनीति बनाई है, शायद इसमें बहुत सारे ये 3 चेहरे ने जो बैठक की है, इन्होंने ये तय किया है कि किसको स्टेट में भेजना है, चुनाव में लगाना है, चुनाव की जिम्मेदारी देनी है, तो किसको मंत्री बनाना है, कौन सी जाति का, कौन से समूह का, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? बिल्कुल सर, हालांकि रणनीति सर विपक्ष और सत्ताधारी दोनों की बनती रहेगी, लेकिन असली जनादर तो जनता ही होती है। कितनी भी रणनीति आप बना लीजिए, कितने भी फेरबदल कर लीजिए, कितने भी कुछ आप जो है पूरी तरीके से राजनीति हथकंडे अपना लीजिए, लेकिन जनता ही आखिरी फैसला लेगी, और जनता का क्या फैसला होगा ये सब हमें वक्त रहते पता चलेगा। जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है, जो जनता निर्णय लेगी वो सर्वमान्य होगा, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो हमने पूरी बीजेपी का जो मिशन 24 का मिशन बताया, देश को 4 राज्यों में बांट करके किस प्रकार से बीजेपी अपना दमखम लगाने वाली है। डंका बच चुका है, रण सच चुका है, रण फेरी बच चुकी है। तो देखिएगा मिशन 2024 बीजेपी का। अगली वीडियो में बताएंगे किस तरह से फेरबदल होने वाला है मंत्रालयों में। आपके सामने बने रहिए विकासशील भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।